नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस, रेजोनेंस तो हमारे पास कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो ऑसिलेट करते हैं एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। तो जैसे हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं कहूं कि ये जो स्ट्रक्चर जिसमें हम खड़े हैं इसके अंदर भी छोटे छोटे ऑसिलेशंस होते हैं। छोटे छोटे ऑसिलेशंस को वाइब्रेशन कहा जाता है और उन वाइब्रेशन की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, उसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रिजेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं यार जो ऑसिलेट करने की टेंडेंसी होती है उनमें, और जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट होते हैं उसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो यहां पे हम लिखते हैं कि देयर आर सिस्टम्स which have tendency to oscillate at a particular frequency known as natural frequency, that is called f naught उसे कहा जाता है। अब ये वाली बात जो है हमने पहले भी बताई होगी, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो फोर्स्ड ऑसिलेशन एसएचएम में नाम का एक चैप्टर आता है, एक टॉपिक आता है फोर्स्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, वहां पे ये बात बताई जाती है। तो जब ऐसे सिस्टम्स को हम एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के द्वारा ऑसिलेट करवाते हैं, जब ऐसे सिस्टम जो जिनकी टेंडेंसी है ऑसिलेट करने की, यदि उन सिस्टम्स को एक्सटर्नल सोर्स लगाकर, एक्सटर्नल एनर्जी का सोर्स लगाकर ऑसिलेट करवाया जाता है और उनके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के आसपास होती है, तो कुछ इंटरेस्टिंग वहां पर होता है, देखेंगे इसको लिखने के बाद। तो यहां पे हम लिखते हैं कि व्हेन these systems are made to oscillate using external energy source at a frequency near natural frequency। सो आगे क्या होता है? तो आगे होता यह है कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस होते हैं, एम्पलीट्यूड जो है उसके मोशन के, एम्पलीट्यूड का मतलब कि जितनी ऊंचाई तक वो जा सकता है, जितनी गिर सकता है, जितना वो, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो बहुत ज्यादा जो है हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा जो है हाई हो जाता है। तो इस सिचुएशन को, इस फिनोमेना को कहा जाता है रेजोनेंस। तो यहां पे हम लिखते हैं सो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन becomes very high and this phenomena is called resonance। इसको कहा जाता है रेजोनेंस। उस लकड़ी के फट्टे पे जो है वो ऐसे ऐसे जो है झूलना स्टार्ट कर देते हैं। तो मान लीजिए एक स्पेशल कंडीशन कि आप जो है इस झूले पे झूल रहे हैं लगातार, और जैसे ही आप इस पॉइंट से आगे की तरफ जा रहे हैं कोई आपको धक्का देता है, तो आप आगे जा रहे हैं, फिर से वापस जा रहे हैं, और जैसे ही आप यहां पे पहुंचे आपको पड़ता है धक्का। आप ऐसे गए, फिर आप ऐसे गए, फिर आप ऐसे जा रहे हैं, फिर आपको धक्का पड़ता है, फिर ऐसे जा रहे हैं, फिर जैसे ही आए फिर से धक्का पड़ता है। तो आपको कुछ धक्कों के बाद समझ में आता है कि जिस ऊंचाई तक आप पहले जा पा रहे थे, अब आप जो है बहुत ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच पा रहे हैं, और आपको लगता है कि अब तो निपट लिए, और आप उसको मना करते हैं कि बस भाई अब ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो वो जो कंडीशन है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स है
हम जिस फ्रीक्वेंसी से जो झूला झूल रहा था उसी फ्रीक्वेंसी से हम एनर्जी सप्लाई करने लगते हैं, तो एक इंस्टेंट ऐसा आ जाता है कि हमारा जो एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और वही जो फिनोमेना है उसे कहा जाता है रेजोनेंस कहा जाता है। तो वही स्ट्रक्चर्स में होता है, आपने फोर्स्ड ऑसिलेशन में भी पढ़ा होगा कि जो ब्रिजेस होते हैं, ब्रिजेस की जो है उनमें छोटे छोटे वाइब्रेशंस होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जब ब्रिजेस पे जब मार्च करते हैं, जो सोल्जर मार्च करते हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी यदि उस फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, सोल्जर्स के चलने की फ्रीक्वेंसी, उनके मार्च करने की जो फ्रीक्वेंसी है, यदि उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो ब्रिज की है उससे मैच कर जाती है, तो ब्रिज जो है ऐसे कूदने लगता है, और ब्रिज जो है ऐसे डैमेज भी हो चुके हैं बहुत सारे। तो वही कंडीशन यहां पर हो रही है हमारे एलसीआर सर्किट में। अब कहोगे सर एलसीआर में तो कोई चल ही नहीं रहा है, कोई धक्का नहीं मार रहा है हमको, तो कैसे हो रहा है? तो होता है कि हम जानते हैं कि करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है एलसीआर सर्किट में, हम जानते हैं इन एलसीआर सर्किट जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होता है उसको आप लिख सकते हैं Vm अपॉन Z, राइट? Vm अपॉन Z, यहीं से Z की उत्पत्ति हुई थी, Z यहीं से हमने माना था। और Z की वैल्यू आप जानते हैं किसके बराबर होती है? Z की वैल्यू होती है साहब XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है। और इसको ब्रेक डाउन किया जाए, और यदि इसको ब्रेक डाउन किया जाए तो आपको मिलता है Im इज इक्वल टू Vm डिवाइडेड बाय XL को लिख सकता हूं मैं ओमेगा L का ओमेगा L माइनस ओमेगा C को XC को लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब यहां आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट को सप्लाई किया जा रहा है, वोल्टेज को सप्लाई किया जा रहा है, उस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है करंट की मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि हम पहले ये चेक कर लें कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, किस फ्रीक्वेंसी पर होगा, और जिस फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है, करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है, वही फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक, तो यहां से हम देख सकते हैं कि करंट विल बी मैक्सिमम, करंट Im will reach its maximum value, if, अब भाई इसको मैक्सिमम करना है इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो क्या करें? तो हम जानते हैं ये Vm की जो वैल्यू है ये तो फिक्स्ड है, इसको तो चेंज कर नहीं सकते, हमें सिर्फ चेंज करना है फ्रीक्वेंसी को। तो क्या इस वाली टर्म में फ्रीक्वेंसी आ रही है क्या? नहीं। तो ये वाला एक्सप्रेशन भी हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इस वाली टर्म को। अब ये जो आपके पास बड़ा ब्रैकेट है ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C, यहां से पूरा का पूरा जो करंट का वैल्यू है वो चेंज हो रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है इस पूरे एक्सप्रेशन को। ये जो एक्सप्रेशन है ये इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो भाई यहां पे आप इसको क्या मिनिमम रख सकते हैं, बिकॉज ये यदि मिनिमम होगा तो इस पूरा डिनोमिनेटर जो है मिनिमम होगा, पूरा डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है मैक्सिमम हो जाएगा, और ये यदि मैक्सिमम हो गया तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0, बिकॉज ये रियल नंबर है, रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, नेगेटिव से थोड़ा बड़ा और सबसे छोटा पॉजिटिव से क्या होगा? 0। तो ये एक्सप्रेशन यदि 0 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि करंट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहां पे लिख सकते हैं इफ ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C इज इक्वल टू 0 बिकम 0। ये एक्सप्रेशन यदि 0 हो जाता है तो काम बन जाएगा अपना। तो आपको मिलता है यहाँ पे ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC, और ये हो जाता है आपके पास ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC, और इस ओमेगा को ही कहा जाता है ओमेगा नॉट, और ओमेगा नॉट का नाम क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसे कहा जाता है, और यही वो फ्रीक्वेंसी है कि हमने इस फ्रीक्वेंसी से एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लगा दिया, कोई हमने बाहर से ऑसिलेशन हम करा रहे हैं इसी फ्रीक्वेंसी पे, तो एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं कि यदि मैं एक LCR सर्किट के लिए करंट और ओमेगा का ग्राफ बनाना चाहता हूं, ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, पीक करंट है, ये ओमेगा की वैल्यू है, और ये ग्राफ बना रहा हूं मैं इस एक्सप्रेशन को देख के, एक एक्सप्रेशन को देख के ग्राफ हम बना रहे हैं। तो ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आता है, लाइक दिस। ये ऐसा ग्राफ हमें मिलता है इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे यदि हम इसको ऑपरेट करते हैं तो हमें एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम मिलता है। यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि वो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, आप चेक तो करें, तो वो करंट की
आपकी पी करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है भैया, देखो भाई यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में इसको 0 पुट कर दीजिए, तो इस एक्सप्रेशन को 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 0 प्लस आर स्क्वायर, 0 प्लस आर स्क्वायर इज आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का अंडर रूट कितना होगा आर, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा वीएम अपॉन आर। तो ये होती है वैल्यू वीएम अपॉन आर, वीएम अपॉन आर एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस करंट की जो वैल्यू है मैक्सिमम हो जाती है एंड जेड की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, जेड की वैल्यू आर के बराबर हो जाती है एंड एक्सएल की वैल्यू जो है, एक्सएल की वैल्यू जो है एक्ससी के बराबर हो जाती है। ये भी रिजल्ट आपको याद रखना है और ये जेड जो है अपनी मिनिमम वैल्यू के बराबर हो जाता है, इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है, एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाता है और करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है, पीक करंट की मैक्सिमम वैल्यू वो वीएम अपॉन आर के बराबर हो जाती है। अब हम नेक्स्ट ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो रेजोनेंस है इसकी शार्पनेस कितनी होती है। ये जो आपके पास पीक आपको मिल रहा है, ये पीक आपको जो मिल रहा है, ये इसकी शार्पनेस को भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो जो एलसीआर सर्किटरी होती है उसमें ये जो आपके पास कर्व है, ये जो आपके पास कर्व है, इस कर्व की शार्पनेस जो है वो मैटर करती है। अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए हमें अलग अलग शार्पनेस इसकी चाहिए होती है, तो हम उसे इन नोन वैल्यूज की टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं और किस किस तरीके से उस शार्पनेस को एडजस्ट किया जा सकता है फिर वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये आपके पास ग्राफ है ओमेगा और करंट के बीच का, ओमेगा और करंट के बीच का आपके पास ग्राफ है। ये ग्राफ है कुछ इस तरीके से, ये वैल्यू है आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो मैंने एक ऐसा पॉइंट लिया, ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई एम मैक्स, मैंने एक ऐसा पॉइंट लिया जहां पर करंट की जो वैल्यू है इस मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम है। तो मैंने एक ऐसा पॉइंट यहां पर लिया है जिस पॉइंट पर करंट की जो वैल्यू है वो आई एम मैक्स के 1/√2 टाइम है, लाइक दिस। और इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दो वैल्यूज मिलती हैं। ये वाला जो काम है, ये वाला जो काम है, ये वाली जो वैल्यू है ये इस फ्रीक्वेंसी पर भी मिलेगी आपको और ये आपको इस फ्रीक्वेंसी पर भी मिलने वाली है। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इस ओमेगा नॉट के सिमेट्रिकली रखी होंगी, ओमेगा नॉट के सिमेट्रिक होंगी ओमेगा 1 और ओमेगा 2, बिकॉज ये ग्राफ ही काफी सिमेट्रिक है। ठीक, तो जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर ही ये है। तो मैं इस डिस्टेंस को मान लेता हूं कितना, ओमेगा नॉट के बराबर। ये जो डिस्टेंस है कितना मान लेता हूं, ओमेगा नॉट के बराबर। यानी कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, इसमें हम मान लेते हैं कि ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा 1 किसके बराबर है, डेल्टा ओमेगा के बराबर है। चलिए डेल्टा ओमेगा लो, इसको लो भाई डेल्टा ओमेगा, ये है डेल्टा ओमेगा, ये है डेल्टा ओमेगा। सो इट्स डेल्टा ओमेगा, इक्वेशन नंबर 1। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा। तो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से यदि हम ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 निकालना चाहें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ओमेगा 1 की वैल्यू जो है यहां से आपको मिल जाती है कितनी, ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा। यहां से ओमेगा 1 की वैल्यू मिलेगी आपको ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, और ओमेगा 2 की वैल्यू इस सेकंड नंबर इक्वेशन से आपको मिलने वाली है ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। यदि ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ज्यादा माइनस कम यदि किया जाता है तो आपको मिलेगा यहां से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आपको मिलता है 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा, 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा। और इसको इक्वेशन नंबर 3 हम नाम दे देते हैं। और ये जो क्वांटिटी है बेटा इसे कहा जाता है बैंड विड्थ, इसे कहा जाता है। दिस क्वांटिटी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, दिस क्वांटिटी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 डेल्टा ओमेगा is known as bandwidth, is known as bandwidth, bandwidth इसे कहा जाता है। यानी कि ये जो आपके पास टोटल
ये जो डिस्टेंस है इसे, ये जो विड्थ है टोटल, इसे बैंड विड्थ कहा जाता है। ये है आपका बैंड विड्थ, बैंड विड्थ, ठीक है। और एंड ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी को यदि हम डिवाइड कर देते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 से, डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यदि नेचुरल फ्रीक्वेंसी को बैंडविड्थ से डिवाइड कर देते हैं तो ये जो क्वांटिटी आपको मिलती है इसे शार्पनेस कहा जाता है, या इसको ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा यदि लिख सकते हैं तो ये जो टर्म है इसे कहा जाता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। एंड दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो यदि डेल्टा ओमेगा जो है ये छोटा होगा तो ये जो पीक है उतना ही ज्यादा तीखा होगा, उतना ही ज्यादा शार्प होने वाला है। तो ये हम अभी कैलकुलेट करने वाले हैं। वी हैव टू कैलकुलेट शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कैलकुलेशन। तो हम यहां से ये रिजल्ट ले लेते हैं, कोई सा भी ले लो, कोई सा भी आप ले सकते हैं, ये ले लीजिए, है ना। ओमेगा 2 की जो वैल्यू है वो ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा के बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आप यहां पे लिख सकते हैं ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा आपने ले लिया, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू कितनी है, Im/√2। इस फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 पर करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, Im max अपॉन √2 के बराबर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 करंट एम्पलीट्यूड बिकम्स कितना हो जाता है, Im, ये हो जाता है Im max डिवाइडेड बाय √2। तो इसे सॉल्व करते हैं भाई, कि पहले आप निकाल लीजिए कि इस फ्रीक्वेंसी पर जो करंट है वो कितना होगा। तो करंट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, Vm डिवाइडेड बाय Z, Vm डिवाइडेड बाय Z, एंड दिस शुड बी इक्वल टू दिस शुड बी इक्वल टू दिस, दैट इज Im max, यानी रेजोनेंस में कितना एम्पलीट्यूड का जो पीक एम्पलीट्यूड है कितना मैक्सिमम जा सकता है, डिवाइडेड बाय √2। अब हमने ये पढ़ा था कि रेजोनेंस में जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जाता है करंट का वो होता है Vm डिवाइडेड बाय R के, ये मैक्सिमम वैल्यू है डिवाइडेड बाय √2। तो आपको Vm अपॉन Z इज इक्वल टू Vm अपॉन R √2 के बराबर आपको ये वैल्यू रखनी है। तो भाई यहां से Vm आप हटा सकते हैं, Vm से Vm जो है आप हटा सकते हैं, आपको मिलता है यहां पे 1 अपॉन Z इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 इंटू R। तो ये यदि इनके डिनोमिनेटर्स आपस में बराबर हैं तो इनको आप अलग से लिख सकते हैं, Z इज इक्वल्स टू √2 इंटू R। Z की वैल्यू कितनी होती है, XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का R रूट ऑफ 2R। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड यदि आप करते हैं तो आपको मिलता है XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर। R स्क्वायर से एक R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, XL माइनस XC का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं XL माइनस XC इज इक्वल टू R, इज इक्वल टू R। XL क्या होता है, ओमेगा इंटू L। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा 2 के बराबर, ओमेगा 2 इंटू L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 इंटू C इज इक्वल टू R। तो यहां से ओमेगा 2 को जो है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको यहां पे मिल जाएगा ओमेगा 2, अच्छा अभी कर दें, अभी रुक जाओ थोड़ी देर। तो ओमेगा 2 को आप लिख दीजिए ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, तो आप लिखेंगे यहां पे ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू L माइनस 1 अपॉन ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू C इज इक्वल टू R, इज इक्वल टू R। अब यहां से आप क्या कीजिए, ओमेगा नॉट को कॉमन ले लीजिए, यहां से क्या कीजिए, ओमेगा नॉट को कॉमन ले लीजिए। तो आपको मिलेगा ओमेगा नॉट को कॉमन लेने के बाद ऊपर ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा।
और यहाँ पे एल भी है, माइनस 1 अपॉन ओमेगा नॉट को कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट, और यहाँ पे सी है, इज इक्वल टू आर, इज इक्वल टू आर। अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसको हम पावर में -1 लिख सकते हैं, तो आप यहां आ जाएगा आपके पास एल ओमेगा नॉट 1 प्लस डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा नॉट, यहां आपको मिलेगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू आर। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड किया जा सकता है, तो यहां पे मैं लिखूंगा बिकॉज डेल्टा ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट। नेचुरल फ्रीक्वेंसी से उस बैंडविड्थ का जो आधा है वो बहुत कम होती है वैल्यू, तो हम 1 प्लस डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट की पावर -1 को अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 1 माइनस डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन याद होना चाहिए, काफी बार आ चुका है अब तो भाई ये वाली जो टर्म है ये वैल्यू रख दीजिए यहां पर, तो आपको मिल जाता है क्या, आपको मिल जाता है एल ओमेगा नॉट 1 प्लस डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा नॉट, तो यहां मिलेगा आपको 1 माइनस डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट, और यहां पे मिल जाता है आपको आर। अब ओमेगा नॉट जो है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, ओमेगा नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट माइनस 1 अपॉन सी, ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मिलेगा आपके पास 1 माइनस डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू आर। अभी काम करो सी से भी मल्टीप्लाई कर ही दो, सी से भी मल्टीप्लाई कर दो, सी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हट जाएगा, और सी से मल्टीप्लाई कर दो तो सी ओमेगा नॉट आर आपको मिल जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है, नहीं इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरा, खोल दो इसको पूरा, तो ये अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, पुट ओमेगा नॉट की वैल्यू यहां पे डाल दो। ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी, तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको ओमेगा नॉट स्क्वायर कितना मिल जाएगा 1 अपॉन एल सी के बराबर। तो यहां ये वैल्यू एल सी के बराबर आप पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन एल सी इंटू एल सी, यहां मिल जाएगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट, यहां मिलेगा माइनस में 1 माइनस डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट, और यहां पे मिलेगा आपको सी ओमेगा नॉट इंटू आर। तो एलसी से एलसी चला जाएगा, आपके पास ये सिर्फ ब्रैकेट्स बचेंगे, ब्रैकेट्स में भी आप क्या कह सकते हैं 1 से 1 चला जाएगा, आपको मिलेगा 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू आर इंटू सी। ये आपको रिजल्ट मिल जाता है। और हम निकालना क्या चाहते हैं, पहले आप देखिए हम निकालना क्या चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, यानी कि हम निकालना चाहते हैं ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। क्या हम यहां पे पहुंच चुके हैं, ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, यानी ये पहुंच चुका है हमें। तो यहां से इसको उल्टा कर देंगे तो आपको मिलेगा ओमेगा नॉट अपॉन 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा नॉट इंटू आर सी, ओमेगा नॉट इंटू आर सी, 1 अपॉन ओमेगा नॉट आर सी के बराबर आपको वैल्यू यहां पे मिल जाती है। अब इसको और क्या सजा सकते हैं, इसको और सजा सकते हैं कैसे कि ओमेगा नॉट की वैल्यू जो है वो आप यहां पे और पुट कर दीजिए, इसको वैल्यू जो है इसको और पुट कर दीजिए ओमेगा इंटू सी। तो यहां पे ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा शार्पनेस ऑफ अभी शार्पनेस को रखते हैं ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा नॉट, 1 अपॉन ओमेगा नॉट को लिख सकता हूं 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी, और यहां पे आएगा कितना आर सी, और मल्टीप्लाई में है आर सी, तो ये मिल जाएगा आपके पास 1, तो ऊपर है ही, ऊपर एल सी पहुंच जाएगा डिवाइडेड बाय आर सी हो जाएगा। तो अंडर रूट सी से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एल इंटू अंडर रूट ऑफ सी डिवाइडेड बाय आर इंटू अंडर रूट सी इंटू अंडर रूट ऑफ सी। अंडर रूट सी से अंडर रूट सी चला जाएगा, आपको मिल जाएगा यहां से 1 अपॉन आर अंडर रूट ऑफ एल बाय सी। ये रिजल्ट आपको यहां पे मिल जाता है।
अब यहाँ आप देखें तो शार्पनेस का फॉर्मूला जो था, शार्पनेस का फॉर्मूला कहाँ गया भाई, शार्पनेस जो था ये था ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा इज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो यही तो हम निकाल चुके हैं। तो यानी कि हमें यहाँ पे अपना आंसर जो है मिल चुका है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, और इसी को कहा जाता है क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट, क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट। और इसकी वैल्यू आती है 1 अपॉन आर अंडर रूट ऑफ एल बाई सी, आती है वैल्यू 1 अपॉन कैपिटल आर इंटू अंडर रूट ऑफ एल बाय सी। ठीक, तो ये फॉर्मूला जो है आप याद रखें। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, बच्चे पूछ रहे हैं अलग अलग बैच में कि सर कब कौन सा बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको एक साथ ही दे रहा हूँ, ताकि मुझे बार बार हर एक बैच में हर जगह पे अलग अलग ना बताना पड़े। ये डिटेल है। माई बैचेस फॉर IIT JEE कमिंग सून, यानी कि जो अब आने वाले बैच हैं मेरे, ठीक है ना, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, न्यू इवॉल्व यानी कि 12th क्लास का उन स्टूडेंट के लिए जो 11th से 12th मूव कर रहे हैं और थोड़ा सा लेट हो गए हैं ज्वाइन करने में, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 5 मई से। ठीक है ना, यानी कि 2022 में जो अपना IIT JEE का एग्जाम देंगे उनके लिए एक नया इवॉल्व स्टार्ट हो रहा है। कब से? 5 मई से। ठीक है बच्चों, रेगुलर बैच है, फुल थ्योरी का बैच है, 5 मई से स्टार्ट होके समझ लिए अक्टूबर एंड या नवंबर एंड तक ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद आता है इमर्ज बैच, जो कि 11th क्लास के लिए, यानी कि 10th से 11th मूव करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनको 2023 में अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट होगा 20th मई से। ठीक है ना, 20th मई से उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट होएगा इमर्ज का। ठीक है ना, तो बच्चों मेरा ये एक ही बैच होगा, इसी के लिए आपको इंतजार करना है, इसी में एडमिशन लेना है, कहीं और नहीं जाना। ठीक है, एक्सेल बैच ड्रॉपर्स के लिए, यानी कि जो बच्चे इस साल 12th क्लास में हैं, ठीक है ना, अपना बोर्ड देके वो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सेल बैच है, जो कि इसी साल यानी कि 2022 में जिनको अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 29 मई से। ठीक है बच्चों, ये 12th पास लोग हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी मेरे बैचेस के बारे में। ठीक है बच्चों, और इनके अलावा शायद ही नेक्स्ट बैच कोई स्टार्ट होंगे, क्योंकि इतने में ही मेरा फुल टाइम कवर हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बेस्ट ऑफ लक। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और इसी बैच में एडमिशन लीजिए। थैंक यू।